नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। वक्त हो चला है 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का। जो पहली खबर, गुजरात दौरे पर पीएम मोदी आज बांसकाठा के ब्यौरे में रहेंगे। पीएम मोदी बानस डेयरी संकुल में परियोजनाओं की देंगे सौगात। जामनगर को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। तो ये पहली और बड़ी खबर। जो गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि आज बांसकाठा के दियोदर में रहेंगे पीएम मोदी। बनास डेयरी संकुल में परियोजनाओं की देंगे सौगात। जामनगर को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। तो गुजरात दौरे पर रहेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वही बांसकाठा के दियोदर में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बनास डेयरी संकुल में परियोजनाओं को देंगे सौगात। तो जामनगर को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। ये बड़ी और अहम जानकारी। जब गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आपको बता दें कि आज बांसकाठा के दियोदर में रहेंगे पीएम मोदी। बनास डेयरी संकुल में परियोजनाओं की देंगे सौगात। जामनगर को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। आज गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि गुजरात में बांसकाठा के दियोदर में रहेंगे पीएम मोदी। जामनगर को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। तो बनास डेयरी संकुल में परियोजनाओं की देंगे सौगात और साथ ही जामनगर को भी पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। तो आज गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा आपको बता दें कि बनास डेयरी संकुल में परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम और साथ ही जामनगर को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। तो गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुक रहे थे दूसरी बड़ी खबर की ओर। देश में बढ़ते कोरोना केस के साथ बड़ी कोरोना टेस्टिंग। सोमवार को 2,61,440 सैंपल टेस्ट हुए और अब तक आपको बता दें कि कई जो है कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। तो 83,21,04,846 कोरोना टेस्ट जो है वो अब तक हो चुके हैं। तो देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जो टेस्टिंग है वो भी बढ़ा दी गई है। तो लगातार अब टेस्टिंग के जो सैंपल है वो भी लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, तो टेस्टिंग को भी अब बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना केस के साथ अब कोरोना टेस्टिंग भी बढ़ चुकी है। सोमवार को 2,61,440 सैंपल जो है वो लिए गए हैं। रुक रहे थे तीसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां एनसीआर में भी मंडराया कोरोना का खतरा। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में मास्क लगाना अनिवार्य। हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत में भी पहनना होगा मास्क। तो जिस तरीके से अब कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, ऐसे में कई इलाकों में जो है वो सख्ती दोबारा बढ़ा दी गई है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर और गौतम बुद्ध नगर में भी अब मास्क पहनना अनिवार्य होगा। तो गाजियाबाद में भी मास्क लगाना होगा। इसके अलावा हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत में भी मास्क जो है वो पहनना होगा। दिल्ली एनसीआर में भी अब कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में मास्क जो है वो अब लगाना होगा। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में भी अब मास्क लगाना अनिवार्य हो चुका है। इसके अलावा हापुड़, मेरठ में भी मास्क लगाना अब अनिवार्य हो चुका है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जहां बागपत, बुलंदशहर में भी अब मास्क पहनना होगा। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ में भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। रुक रहे थे चौथी बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। आपको बता दें कि कोरोना पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। आपको बता दें कि 4 जिलों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा बाकी जिलों में मास्क से अभी राहत जारी है और इसके अलावा चंडीगढ़ में भी सख्ती जो है वो अब बढ़ा दी गई है। तो कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी ये बड़ा फैसला लिया है, जहां 4 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो कोरोना पर हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि जहां सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मास्क लगाना अनिवार्य, तो इसके अलावा जो बाकी जिले हैं उनमें अभी मास्क से राहत जारी है। तो चंडीगढ़ में भी सख्ती जो है वो बढ़ा दी गई है। कोरोना के नियमों को लेकर सख्ती कर दी गई है। ऐसे में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि इन जिलों में जो है कोरोना के मामलों में ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है और इसी को मद्देनजर
हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है। तो कोरोना पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। रुक करते पांचवी बड़ी खबर की ओर। आईपीएल पर भी मंडराया कोरोना का खतरा। दिल्ली कैपिटल्स का एक खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाया गया है। दिल्ली की पूरी टीम को क्वारंटाइन कर दिया गया है। आज बाकी खिलाड़ियों का भी कोरोना टेस्ट होना है और कोरोना के कारण अगले मैच की पुणे यात्रा भी जो है वो रद्द कर दी गई है। तो अब आईपीएल पर भी कोरोना का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। दिल्ली कैपिटल्स का एक खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद पूरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम को क्वारंटाइन कर दिया गया और आज बाकी खिलाड़ियों का भी कोरोना टेस्ट होगा। इसके अलावा पुणे में अगला मैच होना था, तो वही पुणे यात्रा को भी रद्द कर दिया गया है। तो आईपीएल में भी अब कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली कैपिटल्स का एक खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाया गया है, तो दिल्ली की पूरी टीम को क्वारंटीन कर दिया गया और आज बाकी खिलाड़ियों का भी कोरोना टेस्ट होना है। तो वही कोरोना के कारण अगले मैच की पुणे यात्रा को भी रद्द किया गया है और साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम को क्वारंटाइन कर दिया गया और आज बाकी खिलाड़ियों का भी कोरोना टेस्ट होना है। तो एक बार फिर से देश में कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में भी एक खिलाड़ी जो है वो कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद पूरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम को क्वारंटाइन कर दिया गया है और आज अन्य खिलाड़ियों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि अगले मैच के लिए पुणे यात्रा को भी रद्द कर दिया गया है और ऐसे में सभी खिलाड़ियों को अभी क्वारंटीन में रखा गया और आज सभी खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट भी किए जाएंगे। रुक करते छठवीं बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ से खबर आ रही है, जो अटेंडेंस को लेकर सरकार सख्त हो गई है। अधिकारियों कर्मचारियों को अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी होगी। सरकार ने सख्ती से निर्देशों का पालन करने के भी जो है वो आदेश दे दिए। तो अटेंडेंस को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी होगी और सरकार ने सख्ती से निर्देशों को पालन करने के भी जो है वो आदेश दे दिए हैं। तो चंडीगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सरकार ने सख्ती से निर्देशों के पालन करने का आदेश दिया है और अब अधिकारी और कर्मचारियों को भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी होगी। तो अटेंडेंस को लेकर जो है वो सरकार अब सख्त हो चुकी है। अधिकारी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी होगी और सरकार ने सख्ती से निर्देशों का पालन करने के भी आदेश दे दिए हैं। तो अब अधिकारियों को भी अपने कार्यालय में बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लगानी होगी और इसके अलावा जो है सभी आदेशों को भी पालन करने की जो है सरकार ने निर्देश दिए हैं। तो चंडीगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जो सरकार अब अटेंडेंस को लेकर सख्त होती नजर आ रही है। सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि अब अधिकारी और कर्मचारियों को भी अटेंडेंस लगानी होगी। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में फिर पैर पसार रहा है कोरोना। एक दिन में 234 नए मामले सामने आए हैं। 148 लोग कोरोना से ठीक हुए। वहीं प्रदेश में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई और प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.82% के पार पहुंच गया। तो एक दिन में 234 नए मामले सामने आए हैं। तो एक बार फिर से हरियाणा में भी कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार ने भी अब कोरोना नियमों को लेकर दोबारा सख्ती कर दी है। आपको बता दें कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में दोबारा सरकार ने मास्क लागू कर दिया है, क्योंकि बीते 24 घंटे में 234 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 148 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। तो वही आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की कोरोना से मौत नहीं हुई है। और अगर बात करें प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट की, तो प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.82% के पार पहुंच गया है। हालांकि बीते 24 घंटे में 148 लोगों ने कोरोना को मात दी है, लेकिन जो है दोबारा प्रदेश में कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है, क्योंकि 24 घंटे में 234 नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में दोबारा से सख्ती लागू होनी शुरू हो गई है। रुक करते आखिरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लंच का समय निर्धारित कर दिया गया है। दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक लंच टाइम होगा और सुबह 9:30 से 6 बजे तक ऑफिस टाइम होगा। तो लखनऊ में योगी सरकार का कड़ा फैसला देखने को मिला है। अब कर्मचारियों का लंच टाइम जो है वो भी फिक्स कर दिया है। दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक लंच टाइम होगा और सुबह 9:30 से 6 बजे तक
ऑफिस का टाइम होगा। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए लंच का समय अब यूपी सरकार ने निर्धारित कर दिया है। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक सरकारी कर्मचारियों का लंच टाइम होगा और इसके अलावा सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक ऑफिस का टाइम होगा। तो योगी सरकार का एक और कड़ा फैसला देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं 9 बजे की 9वीं और अहम खबर का। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेन के लवीव में रूसी मिसाइल से हमला किया गया। हमले में कई घर तबाह हो गए तो 7 लोगों की मौत भी हो गई है। खार्किव में भी रूस ने मिसाइल से हमला किया है। तो यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। ऐसे में कई लोगों की आए दिन मौत हो रही है। आपको बता दें कि हमले में कई घर तबाह हो चुके हैं तो वही 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और खार्किव में भी रूस जो है वो मिसाइल से लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन के लिविव में भी रूसी मिसाइल से हमला हुआ है जिसमें कई घर तबाह हो गए थे। वही 7 लोगों की मौत भी हो गई है। तो आए दिन जो है वो मौत की खबरें रूस और यूक्रेन के युद्ध से आती जा रही हैं। खबर हिसार से है, जहां हिसार में गेहूं की कटाई के सीजन में अक्सर आगजनी की घटनाएं देखने को मिलती है, जिसके चलते उपमंडल के नाम दमकल की गाड़ी को उकलाना मार्केट कमेटी स्टेशन पर खड़ा किया गया ताकि आगजनी की घटना पर काबू पाया जा सके। लेकिन हद वाली बात यह थी कि बरवाला की गाड़ी जो उकलाना में खड़ी की गई उस पर भी मात्र 4 कर्मचारी है, जबकि खंड उकलाना में करीब 20 गांव आते हैं। यही कर्मचारी 24 घंटे की ड्यूटी के लिए तैनात किए गए हैं, जिसमें से उन्हीं कर्मचारियों को फोन भी अटेंड करना है और ऑफिस भी संभालना है। इस दौरान अगर कोई घटना हो जाती है तो घटनास्थल पर जाकर उस पर काबू पाना है। इस कमी के चलते क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उकलाना में दमकल विभाग में फायर ब्रिगेड की गाड़ी उकलाना के नाम से दी जाए और उस गाड़ी पर परमानेंट और पूरा स्टाफ रखा जाए, जिससे इलाके में कोई भी अनहोनी होने पर उस पर आसानी से काबू पाया जा सके। तो हिसार में गेहूं की कटाई के सीजन में अक्सर आगजनी की घटनाएं देखने को मिलती है और ऐसे में उपमंडल के नाम दमकल की गाड़ी को उकलाना मार्केट कमेटी स्टेशन पर खड़ा भी किया गया है ताकि आगजनी की घटना पर काबू पाया जा सके। तो उकलाने के लिए 1 के 2 दिन चिवलिंग एरिया बहुत पड़ता है। कोई भी हादसा हो जाता है, बरवाड़ा से आती है, इतना तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सरकार ने 2 गाड़ी देनी चाहिए, 1 क्यों दे। पिछली बार राज्य मंत्री ने यहाँ पर कहा था और वाहवाही भी लूटी थी कि गाड़ी दे दी गई है, स्टाफ पूरा कर दिया गया। वह तो टेम्परेरी दी थी। बरवाड़ा फायर ब्रिगेड का जो न्यारा महकमा बनाया था वो बरवाड़ा है। बरवाड़ा गई वो तो यहाँ उकलाने के लिए तो कोई नहीं। देखिए, उकलाना में गाड़ी जो अभी खड़ी हुई है ये हमारे लिए परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी जो है बरवाड़ा की गाड़ी है। और यहाँ बहुत लंबे समय से जो रेलू कांड हत्याकांड के बाद कोई गाड़ी यहाँ परमानेंट नहीं मिली है। हमने बार बार मांग की, लेकिन पिछली बार 1.5-2 साल पहले राज्य मंत्री अनूप दानक ने टेम्परेरी रूप से यहाँ इस गाड़ी को भिजवाया था। लेकिन अब यहाँ पर जो कर्मचारी वो 4 कर्मचारी है और 3 शिफ्टों में 4 कर्मचारी आप देख सकते हैं वे कितना कैसे काम चलाएंगे। एक कर्मचारी वो गाड़ी चलाएगा या फोन अटेंड करेगा या फिर आग बुझाएगा। सिर्फ एक शिफ्ट में 1 ही कर्मचारी है। तो हम सरकार से बार बार विनती कर चुके हैं कि यहाँ पर 2 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो यहाँ भेजी जाए और परमानेंट रूप से भेजा जाएगा, ना कि कोई टेम्परेरी। जो स्टाफ है वो स्टाफ भी पूरा किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ बार बार मांग उठती रही है लोगों की, यहाँ क्षेत्र में नुकसान होता रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। राज्य मंत्री से भी बार बार विनती कि आपका क्षेत्र है ये, इसमें आप ऐसा ना करें, अनदेखी ना करें, क्योंकि क्षेत्र की रखवाले आप हैं। अगर आप ही अनदेखी करोगे क्षेत्र के साथ तो इसकी संभाल कौन करेगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के बारे में ऐसे है कि उकलाना के अंदर पहले तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं थी। जब 2009 से विधायक थे नरेश सेलवाल जी, उन्होंने प्रयास से एक गाड़ी आई और जैसे ही वो विधायक पद से हटे वो उसी टाइम सरकार की मंशा के कारण ये वापस बरवाड़ा में शिफ्ट कर दी। और उसके बाद 6-7 साल के बाद में ये गाड़ी जब अपने राज्य मंत्री महोदय है आज की डेट में, उनके थोड़ा प्रयास किया था इस गाड़ी को लेके आए, पर लेके आए इसको टेम्परेरी रूम पे लेके आए, परमानेंट नहीं समाधान हुआ इसका। टेम्परेरी होने के बाद ये स्टाफ इसका सिर्फ 4 है, इस वर्कर 4 होने के बाद वो क्या क्या करेंगे। SOP के हिसाब से यहाँ का स्टाफ नहीं है। एक गाड़ी के अंदर सबसे कम 8 से 9 बंदे चाहिए, कोई फायरमैन चाहिए, कोई अटेंडेंट चाहिए, कोई ड्राइवर चाहिए, हेल्पर चाहिए, तो इस तरह के अलग चाहिए। और यहाँ पर इसके मेरे ख्याल से पूरा इंस्ट्रूमेंट भी पूरा नहीं होगा जो इसके लिए चाहिए। सीढ़ियाँ चाहिए, रस्सी चाहिए, पाइपलाइन चाहिए, वो भी नहीं है। पानी का सोर्स क्या वो नहीं है। अगर यहाँ अगर गाड़ी
कि जरूरत पड़ गई, आग लग गई तो पानी के लिए पहले तो 10 मिनट तो गाड़ी जाती है वहाँ भरने के लिए, और उसके बाद कहाँ लोकेशन है वहाँ लोकेशन नहीं मिलती, क्योंकि लोकेशन का ये है कि जब 112 पे कॉल करते हैं गाड़ी का लोकेशन बरवाड़ा होता है इसका, क्योंकि बरवाड़ा के नाम पे, उकलाना के नाम पे नहीं है, तो वहाँ से आती है अटेंडेंट को तो फ़ोन पे लगा रहता है जो भी ड्राइवर है, तो इसलिए यहाँ पे स्टाफ की भी कमी अनुरोध करते हैं कि इसके जितना भी एसओ के साथ जो स्टाफ और रिक्वायरमेंट जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो पूरे करे जाए, यही डिमांड है हमारी। ऐसा है दमकल की गाड़ी यहाँ किसान रेस्ट हाउस में एक सफ़ेद हाथी बनकर खड़ी है, केवल 3-4 अधिकारी है, टेलीफोन पे भी सुनते हैं, ड्राइवर भी वही है, और लगभग 59 गाँव लगते हैं उकलाना के, लेकिन कोई भी हादसा हो जाता है तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, और ये भी टेम्परेरी है हमारे पास। बगैर कर्मचारियों के, बगैर स्टाफ के ये गाड़ी कैसे चलेगी, जबकि यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, कॉटन फैक्ट्रियाँ भी है, बिनोले की फैक्ट्री भी है, और भी आसपास के एरिए में। और इस बार तो किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, कई जगह पर गेहूँ राख हो गई जल के, और मैं ये सरकार से मांग करते हैं, हम व्यापारी पूर्व प्रधानों के रास्ते भी और मंडी की तरफ से भी, किसानों की तरफ से भी मांग करते हैं, पूरा स्टाफ इसके ऊपर लगाया जाए ताकि हमें सुरक्षा प्रदान हो। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उकलाना मार्केट कमेटी को स्पेशल फायर ब्रिगेड की गाड़ी देनी चाहिए और पूरा स्टाफ देना चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी हादसा हो सकता है, तो बरवाड़ा से फ़ोन करके गाड़ी मंगानी पड़ती है। गाड़ी यहाँ पर खड़ी है लेकिन स्टाफ परमानेंट नहीं है, वो मांगी हुई लाशी कितने दिन चलेगी। उकलाना मंडी जिला हिसार में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लेकर समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। मेरे पीछे तस्वीरों में जो आप दमकल की ये गाड़ी देख पा रहे हैं, ये यहाँ का सफेद हाथी बन चुकी है। राज्य मंत्री पिछले साल इसको लेकर के काफी वाहवाही लूट चुके हैं कि दमकल की गाड़ी का यहाँ पर बंदोबस्त कर दिया गया है, लेकिन अगर बात करें इस गाड़ी की तो यहाँ पर ये गाड़ी उकलाना की परमानेंट गाड़ी नहीं है, ये आज भी रिकॉर्ड में बरवाला की गाड़ी बोली जा रही है। उसके साथ साथ इस पर स्टाफ की जो कमी है वो बेहद ज्यादा है। सिर्फ 4 लोग 24 घंटे के लिए ड्यूटी करते हैं, जिसमें अटेंडेंट भी है, फोन को रिसीव करने वाला भी है, ड्राइवर भी है। तो एक व्यक्ति अगर गाड़ी की ड्राइविंग करेगा, एक यहाँ पर फोन अटेंड करेगा, तो अगर कोई आगजनी हो जाती है तो कैसे उसका समाधान होगा, कैसे उस आग पर काबू पाया जाएगा। इलाके के लोग बार बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, राज्य मंत्री से अपील कर चुके हैं, लेकिन अखबारों में सुर्खियां बनने के सिवाय कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। हाल फिलहाल भी लोगों की यही मांग है कि उकलाना के अंदर 2 दमकल की गाड़ियां और उस पर पूरा स्टाफ तैनात किया जाए, अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उस पर काबू किया जा सके। लेकिन हाल फिलहाल उकलाना में इस प्रकार के बंदोबस्त नजर नहीं आ रहे। देखने वाली बात यह है कि राज्य मंत्री और सरकार कब इस पर संज्ञान लेती है और कब लोगों की समस्या का समाधान होगा। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। सोनीपत की पार्कर सोसाइटी में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। आपको बता दें कि सोनीपत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पार्कर सोसाइटी में 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद एक पक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही हाईवे को जाम कर दिया। वही सूचना पर जिले के कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। हालांकि दोनों पक्षों के झगड़े का एक सीसीटीवी फुटेज और कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके आधार पर पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। कुछ भी नहीं, पहले इन्होंने छोटा मोटा झगड़ा किया उनके बच्चों ने किसी और के साथ, फिर मेरे बच्चे साथ खड़े हुए थे दोनों ही, और ये 3 साल से मेरे बच्चों को विक्रम और उसका बेटा गौरव और इसके छोटे बेटे वो छेड़ते थे, पर हम कितना अवॉइड करते थे कि चलो लेट इट बी, इनसे कौन मुंह लगेगा, क्योंकि इनकी अपनी लाइफ है, उनका अपना लाइफस्टाइल है। लेकिन उन्हें आज इनके वहाँ से कोई झगड़ा, जब वो खड़े थे और कॉम्प्रोमाइज करके बात कर रहे थे, लेकिन इनको जबरदस्ती पीछे से लाठीचार्ज करके दोनों बच्चों में मेरी सिर्फ फाड़ दिया। अटेम्प्ट टू मर्डर गौरव ने उसके दोस्तों ने मिलकर बच्चों पे किया। मेरे पहले झगड़ा हुआ, उसने कॉम्प्रोमाइज किया, माफी वाफी मांगी, इन बिटवीन उसने अपना भूमिका बनाई, 20-25 लड़के इकट्ठे कर लिए, पहले माफी मांग के चला गया। जब सारा मामला निबट गया, जब 20-25 लड़के इकट्ठे हो गए तो मंदिर में हम लोग बैठे हुए थे, पूजा पाठ कर रहे थे मंदिर के अंदर। मंदिर में उसने फोन करके बुलाया, सरोवा साहब हैं, बुजुर्ग आदमी है, सीनियर आदमी, उनको बुलाया कि ऐसे ऐसे बात करनी है, और उसने 20-25 लड़के आए हुए थे, जो 2-3 लड़के और थे। कौन लेके आया था उन लड़कों को?
विक्रम कहाँ का रहने वाला है? EWS में रहता है, जिससे ये झगड़ा हुआ है सारा का सारा। उसका लड़का, उसका छोटा लड़का, उसका साडू, उसका बड़ा भाई, बड़े भाई के 2 लड़के, प्लस जो उसके इर्द गिर्द वाले लड़के थे, जितने भी बदमाश थे, उनके हाथ में डंडे थे, होपकी थी, रोड थी। इनफैक्ट मैं भी मंदिर में बैठा हुआ था, एक के हाथ में चाकू भी था। यहाँ पे इस सोसाइटी के लोग एकत्र होकर के लड़ाई झगड़ा हुआ है। यहाँ पे ये लोगों ने उठाया, यहाँ पे रोष प्रकट किया है। उस संबंध में इन्होंने दरखास्त दी है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। क्या बताया इन्होंने, किसने किसको पीटा? ये भाई खड़े हैं, इन्होंने बताया कि मेरे बेटे को चोटें मारी है। MLC और दरखास्त इन्होंने हमारे को दी है। जो भी एज पर सेक्शन जो कार्रवाई कर रहे हैं। सर, हाईवे जाम करना पड़ा, कैसी क्या नौबत आई इनको? कि इनका कहना कि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। लोगों ने रोष प्रकट किया है, तो उसमें हम तुरंत मैं पहुंचा हूँ SP साहब के निर्देश पे, और इन लोग मेरी बात मान ली और जाम खोल दिया। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।